सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने टॉपिक द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी 21 टर्म्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फर्दर और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, so now let's begin with our new term for the day, that is assets. So सबसे पहले समझो आप ये assets होता क्या है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुना हो, बट आपको कंफ्यूजन तो होता ही होगा क्योंकि आप इस वर्ड से कभी फेमिलियर नहीं हुए। सो आज वो दिन है कि आप इस वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, समझ जाओ कि assets का मतलब क्या है। देखो, assets आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। अब आप सभी को पता है बिजनेस एंटरप्राइज क्या है। एक ऐसा यूनिट जहाँ पे हम लोग अपने ऑपरेशंस करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, ठीक है, वो क्या है? एसेट्स हैं। वो प्रॉपर्टीज बिजनेस को हेल्प करती हैं टू अर्न, जैसे यहाँ पे लिखा है, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और इकोनॉमिक बेनिफिट इन अ फ्यूचर इज एन एसेट। मतलब वो सारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज जो हेल्प करे उस बिजनेस को टू अर्न कैश इन फ्यूचर और एनी अदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, वो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। देखो, एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, आप लोग कार डीलर हो, तो ठीक है, कार डीलर में अब आपने, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, लैंड बिल्डिंग। ठीक है, अब कार डीलर का बिजनेस करने के लिए आपके पास कार शोरूम होना चाहिए। सो उस पर्टिकुलर कार शोरूम को आपने एक लैंड पे, सबसे पहले लैंड लिया होगा, उस पर आपने शोरूम बनाया होगा। तो वो लैंड लेने के बाद जब आप तो वो लैंड आपकी क्या है? एसेट हो गई। उसके ऊपर से आपने बिल्डिंग बना दी तो वो आपका शोरूम हो गया। अब उसका बेनिफिट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय के बाद मिलेगा जरूर। तो वो शोरूम क्या हो गया? आपका एसेट हो गया। सो वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपको इनकम जनरेट करके देगी इन फ्यूचर, वो आपके लिए एसेट है। देखो, एसेट को यहाँ पे हमने क्लासिफाई करा है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, सो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो, मैंने अभी बताया ना आपको, जो आपका शोरूम है वो एट द टाइम ऑफ परचेस आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि हम उसको जल्दी सेल आउट कर देंगे या फिर हम उसको खरीदी इस पर्पस से रहे कि हम उसको सेल आउट कर दे। तो नहीं ना, आपने तो माइंड में ये रख के उसको परचेस करा कि भाई ये अपने को लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स जो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देंगे वो आपके नॉन करंट एसेट्स होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? देखो, फिक्स्ड एसेट्स भी एक तरीके से नॉन करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक टेंजेबल और एक इंटेंजेबल। नाउ टेंजेबल एसेट्स वो सारे एसेट्स हैं जिनके हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे आपका कार शोरूम है, वो क्या है? आपका टेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हमें पता है, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो वो सारे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो जो, ठीक है, उन्हें हम लोग टेंजेबल एसेट बोलेंगे। और इनटेंजेबल एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने देखा है। ठीक है, वो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर से भी लोग अर्न करते हैं, वो एक तरीके से उनकी एसेट है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का फिजिकल वो नहीं, जैसे आपने देखा होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, वो सब क्या है? एक इंटेंजेबल एसेट है। उसका बेनिफिट वो डेवलपर को जरूरी मिलने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक उसका बेनिफिट उसे मिलने वाला है। तो इंटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात। अब दूसरा है करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं held by the business for a short term point of view with a purpose to resell. Example, stock. कार शोरूम है आप, ठीक है, कार शोरूम के अंदर आप जितने भी कार्स परचेस करेंगे, ठीक है, जितने भी कार्स आप लोग परचेस करेंगे वो आप लोगों के करंट एसेट होंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्स आपने रीसेल करने के लिए परचेस करें, वो आपका करंट एसेट बन जाता है। उसका बेनिफिट आपको
आपको शॉर्ट टर्म, आपने उसको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखा है और उसका बेनिफिट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो क्या है आपका करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग लायबिलिटी। लायबिलिटी भी उसी तरीके से है ना। देखो लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी रिफर्स टू द अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस, द लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट इन नियर फ्यूचर टू दैट पार्टी। अच्छा, अब लायबिलिटी की हम लोग जब बात करते हैं तो लायबिलिटी देखो जैसे लिखा है रिफर्स टू द अमाउंट ओड, यानी कि अमाउंट ओड, यहाँ पे ओइंग का मतलब जो है यहाँ पे वो ये है कि भाई येट टू बी पेड, यानी कि अभी आपने उस अमाउंट को पे करना है, ठीक है। बिजनेस ने उस अमाउंट को पे करना है, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितनी भी, यानी और मैं इजी टर्म्स में बोलूं तो जितना भी आपका उधार है, ठीक है, जितना भी आपका एक तरीके से कर्ज है, उधार है, वो है आपकी लायबिलिटी, ठीक है। येट टू बी पेड, क्योंकि वो अभी तक पे नहीं है, पे करना है, नॉट येट पेड। समझ रहे हो बात को। जैसे कि बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम बैंक, अब वो बैंक लोन तो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। क्रेडिटर्स हो गए। अब देखो क्रेडिटर, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्रेडिटर्स और लायबिलिटी को लेकर के। देखो क्रेडिटर एक लायबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी बहुत वाइडर टर्म है, लायबिलिटी में बहुत सारी चीज आती है। क्रेडिटर तो वो है जिनसे आपने गुड्स परचेज करा है उधार पे। लायबिलिटी तो कितनी बड़ी टर्म है, उसके अंदर बैंक लोन आ जाता है। अब आप मेरे को ये बात बताओ, बैंक में आपने बैंक से क्या परचेजिंग करी है, बैंक से तो आपने नॉर्मली लोन लिया है ना, समझ रहे हो। तो क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है और लायबिलिटी वाइडर टर्म है। और लायबिलिटी का फिर से मैं मीनिंग आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। उसका मतलब होता है जितना भी बिजनेस का कर्ज है, ठीक है, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी एसेट्स की तरह दो तरीके से क्लासिफाइड है, एक है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। नाउ लायबिलिटीज व्हिच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, जो भी हमारे कर्ज हैं, उन्हें हमें पे करना है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे होम लोन, अब वो होम लोन तो आपके लिए मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स इस तरीके से चलता है ना, तो वो ड्यूरेशन कितना बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। अब करंट लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज व्हिच इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो लायबिलिटीज आपको एक विद इन अ 1 ईयर यानी विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स को आपको विद इन 1 ईयर में अमाउंट पे करना पड़ेगा। कितना लंबा उधार रखोगे अपना, ठीक है, तो इन सब चीजों पे। तो इस तरीके से हमारा लायबिलिटी भी खत्म होता है। अब एक्सपेंडिचर की बारी आती है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस भी फिर से अलग है, ठीक है ना। कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो भी आपका कॉस्ट इनकर्ड का मतलब हुआ है, इनकर्ड का मतलब होता है जो आपका कॉस्ट लगा है उसके अंदर, ठीक है, जो भी आपका कॉस्ट उसमें आपने लगाया है कॉस्ट, ठीक है। सो द कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझना। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। सो वो सारे एक्सपेंडिचर्स जिनको आप कर रहे हो टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, वो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नाम से देखो एक चीज तो क्लियर ही हो जाती है कि वो सारे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट, देखो क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का बेनिफिट ना आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलने वाला है। अभी जैसे मैंने बात करी, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देने वाले हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज करी, लैंड परचेज किया, इवन आपका कार शोरूम, वो भी क्या है, उसके ऊपर जो आपका खर्चा हुआ है दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर,
उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलने वाला है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन द सेम ईयर। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर है उसको आपने किया, बट उसका बेनिफिट आपको उसी ईयर में मिलने वाला है, यानी विद इन 12 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन बिल होगा, ठीक है, उसको आपने 12 मंथ्स के लिए एक साथ ही पे कर दिया, सो दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज उसका बेनिफिट आपने एक बार पे कर दिया पूरे साल का, तो उसकी बेनिफिट तो आपको 12 मंथ्स के लिए मिलने ही वाली है। ठीक है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है बैड डेट्स। नाउ व्हेन द डेटर्स बिकम इररिकवरेबल दे आर कंसिडर्ड एज अ बैड डेट्स। इसका देखो, जब जो हमारे डेटर्स थे जिन्हें हमने सामान उधार पे बेचा था वो हमारे डेटर्स, अब भाई कुछ ऐसा सिचुएशन आया फॉर सम रीजन दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, यानी दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द अमाउंट। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो अमाउंट ड्यू था उसको पे कर सकें, जो अमाउंट बाकी था उसको पे कर सकें। ऐसी सिचुएशन में उनसे अमाउंट हमारे लिए रिकवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अमाउंट रिकवर यहाँ वो डेटर्स जो हैं इररिकवरेबल हो जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा डेटर्स बिकम इररिकवरेबल, सो उनको हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, बैड डेट्स। जिनके पास से अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती उनको हम लोग डिक्लेयर करेंगे बैड डेट्स, जिन डेटर्स के पास से। नाउ सॉल्वेंट, भाई देखो ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट तो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम मतलब डेली लाइफ में हमने कहीं ना कहीं सुना होता है। ठीक है, सो आज समझते हैं असली में सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट है क्या। देखो व्हेन अ पर्सन और एंटरप्राइज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स, ओके, सो जब एक एंटरप्राइज और या फिर एक इंडिविजुअल की भी बात करूं, वो इस पोजीशन में वो अपने जितने भी डेट्स है उसे पे कर दे तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी डेट्स का मतलब क्या है भाई, देखो डेट्स और लायबिलिटी में भी डिफरेंस है। लायबिलिटी फिर से बहुत वाइडर टर्म है, डेट उसका पार्ट है, डेट नैरो टर्म है, शॉर्टर, उससे उसका स्कोप कम है एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। डेट का मतलब होता है आपने अमाउंट रेज किया, आपने फंड रेज किया अपने बिजनेस में थ्रू बोरोइंग्स, ठीक है, उसको हम लोग डेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी बिजनेस में 5 लाख रुपीस की ज़रूरत है एंड आपने वो 5 लाख रुपीस बैंक से जाके ले लिए, दैट इज योर डेट। सो अगर कोई पर्सन या एंटरप्राइज कैपेबल है, इस पोजीशन में है अपने डेट्स को पे करने के, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। इनसॉल्वेंट वो पर्सन है या वो एंटरप्राइज है जो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने डेट्स को पे कर सके। और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बहुत ही मजेदार टर्म है। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि भाई फॉल इन द वैल्यू, एसेट की वैल्यू में फॉल आया है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आया है, बट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। अभी नॉर्मल वेयर एंड टियर क्या समझो, देखो कुछ एसेट्स हमारे ऐसे हैं जिनका यूज करने से, ठीक है, जिनका यूज करने से उसका जो अमाउंट है ना वो टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है। जैसे आपके पास घर में कार होगी 4 व्हील, ठीक है, तो आपने जिस टाइम पे उसको परचेस किया होगा उसकी वैल्यू कुछ और रही होगी, और जब आप सपोज न्यू कार खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे जब आप डीलर को वो कार रिटर्न करोगे या फिर वो किसी अदर पर्सन को भी सेल करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ यूजेज, आपने उसको यूज किया, यूज के साथ साथ और प्लस टाइम के साथ उसके वैल्यू में गिरावट आ जाती है। दैट इज नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हमारे एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे टाइपराइटर्स थे पहले, ठीक है, अब कंप्यूटर्स आ गए तो टाइपराइटर्स की वैल्यू तो सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई कंप्यूटर्स के सामने, इस तरीके से। तो वो सारे जो हमारे एसेट्स में गिरावट आ जाती है ड्यू टू दीज रीजंस, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या है? राइज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, नाउ डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाना होता है, और एप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी एसेट की वैल्यू का बढ़ना होता है। नाउ एप्रिसिएशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? देखो एप्रिसिएशन का रीजन, सबसे जो मेन रीजन है वो यही है कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनकी जो लिमिटेड है बट जिनकी डिमांड बहुत है, तो उसकी वजह से उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक जो मशीनरी आपके
आपके यूनिट में है, आपके एंटरप्राइज में, उसकी वैल्यू कम हो सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस लैंड पे आपका एंटरप्राइज बड़ा है उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि देखो लैंड एक ऐसा है, तो वो अप्रिशिएट होगा। लैंड एक ऐसा एसेट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो उनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है और उसी को हम लोग एप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद है एंट्री। देखो एंट्री, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। मैंने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आपसे बात भी करी होगी तो मैंने हमेशा बोला होगा रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। अब देखो, अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड नहीं एंट्री बोलते हैं। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे होगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको एंट्री बोलेंगे। अब उसको रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसको एंट्री बोलेंगे। ओके, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आवर लास्ट टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। दे आर द इनकम स्टेटमेंट्स एंड पोजीशन स्टेटमेंट्स व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमारे को हमारे इनकम स्टेटमेंट का पता चलता है, और पोजीशन स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है, जिससे हमारा हम किस पोजीशन पे पर्टिकुलर अभी स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलता है, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज़ें आप बनाना सीखोगे इसी साल, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर आता है हमारा बैलेंस शीट। सो इसी के साथ हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो देखो यहाँ पे हो जाते हैं अकॉम्प्लिश, खत्म। तो हमारा ये जो टॉपिक था वो अभी मेनली खत्म हुआ है। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अभी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अकाउंट से रिलेटेड जो है डेवलप कराना। उसके बाद तो देखो हम लोग हर चीज़ में बहुत सारे डिस्कशंस कर सकते हैं, बट जब तक आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाती ना, तो तब तक मैं डिस्कशन को जो है टू द पॉइंट रखना ज़्यादा सही समझूंगा। बाकी डिस्कशन बहुत सारी हो सकती है, बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।